Okay, so in the last session, we started with introduction of electrostatics. हमने last session में electrostatics का सिर्फ introductory part देखा था. Today, आज से we will start with real electrostatics. Real मतलब अभी कल हमने देखा था कि if you have two charges at rest, they either attract each other or they repel each other depending on positive charge है, positive negative है, negative है, right? लेकिन हमने फॉर्मूला की बात नहीं की थी, हमने सिर्फ क्वालिटेटिवली बताया था. क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा ये बताया था, क्वांटिटेटिव मतलब कितना फोर्स होगा ये बाकी है. सो टुडे we'll start with forces between the charges. So forces between electric charges. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये फोर्स होता है, ये हमको पता ही कैसे लगा. सो इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड. सो देयर वाज सम एक्सपेरिमेंट इन व्हिच इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट टू चार्जेस आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर एंड देन एक चार्ज चेंज करके देखा तो समझ में आया कि पहले जो अट्रैक्ट हो रहा था अभी वो रिपेल हो रहा है. मतलब पहले अट्रैक्ट हो रहा था मतलब पहले एक चार्ज पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था. अब नेगेटिव चार्ज को हटा के वहां पे अगर पॉजिटिव डाल दिया तो द चार्जेस स्टार्टेड रिपेलिंग ईच अदर. मतलब लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल attract each other. So first of all, you know there are forces between charges from experiment. So it was experimentally observed that electric charges exert force on each other. And as I told you, the force can be attractive or repulsive. So now you know the force is attractive if the charges are unlike charges. So like charges repel each other and unlike charges attract each other. This is what you know now. ओके, अब हमको देखना है कि कितना अट्रैक्शन कितना रिपल्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा. फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्जेस, डिस्टेंस और सम अदर फैक्टर. तो दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ गिव्स यू व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. अब इफ यू रिमेंबर, जिन्होंने पहला चैप्टर अच्छे से किया है, दूसरा अच्छे से किया है, नहीं भी किया तो डजंट मैटर, बट एटलीस्ट सेकेंड चैप्टर का आपको आइडिया पता होना चाहिए. सेकेंड चैप्टर वाज मैथमेटिकल मेथड्स. उसमें हमने मोस्टली फोकस किया है वेक्टर्स पे. वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. करेक्ट. अगर याद होगा, बाय द वे जिनको नहीं पता उनके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी व्हिच यू कैन मेजर. जो कुछ भी मेजर कर सकते हो दैट इज physical quantity. What you can measure? Time, distance, speed, mass, velocity, force, right? तो जो कुछ भी मेजर कर सकते हो दैट इज इधर स्केलर और वेक्टर. स्केलर मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमको सिर्फ एक नंबर की जरूरत थी, जैसे टाइम. यू जस्ट नीड सम नंबर. टाइम, अभी टाइम हुआ है 2 PM and 20 minutes, राइट? जस्ट नंबर. हमारा क्लास कितना टाइम चलता है? 60 मिनट्स. 60 इज अ नंबर, मिनट इज यूनिट, राइट? तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज होते हैं जैसे मास. व्हाट इज योर मास? 70 kg, 60 kg, 50 kg. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ नंबर की जरूरत थी उसको आपने बोला था स्केलर. और ऐसे क्वांटिटीज थे जिसके लिए आपको नंबर प्लस डायरेक्शन, मतलब यू नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे क्वांटिटीज को आपने बोला था वेक्टर्स. तो फोर्स, इफ यू रिमेंबर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
और अगर आप उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो इट बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब आप कूलम्स लॉ की बात करते हो, बाय द वे कूलम्स लॉ गिव्स यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो जब हम फोर्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन क्या है उसका। दैट इज व्हाई वी विल बी फाइंडिंग आउट फर्स्ट फोर्स इन स्केलर फॉर्म। तो हम पहले फोर्स को स्केलर फॉर्म में देखेंगे और बाद में डायरेक्शन की बात करेंगे। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो कूलम्स लॉ गिव्स यू इक्वेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्स लॉ आपको फोर्स का इक्वेशन देता है बिटवीन टू चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको ये बताता है, if I have two charges q1 and q2 separated by distance r, हमारे पास दो चार्ज है q1 and q2, and by the way पूरे 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के करिकुलम में हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। रियल लाइफ में सिचुएशन अलग होता है। इन रियल लाइफ यू मे हैव ऑन अ बॉल, चार्ज ऑन अ बॉल, यू मे हैव वायर विच इज सिलेंड्रिकल चार्ज ऑन दैट वायर, वो 12th में देखेंगे। अब 11th के लिए वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस, सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट में है। तो यू हैव two point charges separated by distance r. According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, क्योंकि डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। So force of attraction or repulsion between charges q1 and q2 is directly proportional to q1 into q2, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, राइट। तो कूलम्स लॉ में हमने अभी तक कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं की है। सो कूलम्स लॉ गिव्स यू फोर्स इन स्केलर फॉर्म। स्टेटमेंट कैसे बनाओगे इसका, इजी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। सो बहुत इजी है। सो इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two charges is directly proportional to product of magnitudes of the two charges, magnitudes of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them. दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आगे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी नहीं समझेगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई राइट डाउन हियर स्टेटमेंट्स आल्सो, अदरवाइज अगेन व्हेन यू रिवाइज एट होम यू हैव टू राइट दिस इन एग्जाम। अगर मैंने पूछा स्टेट कूलम्स लॉ तो लिखते आना चाहिए, राइट। देन ऑब्वियसली अगर आपको कूलम्स लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो पहले दो चार्जेस लेने पड़ेंगे। सो लेट अस टेक टू चार्जेस, लेट q1 and q2 be the 2-point charges separated by
separated by distance r. तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है. लेट अस टेक दिस वन एंड द अदर वन ओवर हियर. तो आपके पास एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, डिस्टेंस है दोनों में r, राइट? सो therefore according to Coulomb's law, and by the way क्योंकि ये Coulomb's law है तो इसको Coulombic force भी बोलते हैं. So according to Coulomb's law you will have force proportional to Q1 Q2 by r square. तो आपने स्कूल में थोड़ा सा सीखा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है देन यू यूज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, करेक्ट? तो अब यहाँ पे स्कूल लेवल से एक स्टेप आगे जाना है तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा. Therefore F is equal to capital K. This is capital K. क्योंकि small k का मतलब अलग होता है. That you will learn today only, maybe tomorrow, but you need to remember this is capital K. Q1 Q2 by r square, where capital K is constant of proportionality. Constant of proportionality. अब the difference here is ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, रिमेंबर यू आर नॉट स्टडीइंग मैथमेटिक्स, यू आर स्टडीइंग फिजिक्स. तो फिजिक्स में आपको मैंने बताया था कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मे हैव डायमेंशंस एंड मे नॉट हैव डायमेंशंस. चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. डायमेंशंस हो भी सकते हैं, डायमेंशंस नहीं भी हो सकते. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज डायमेंशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? दूसरा, इसकी वैल्यू K की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन से सिस्टम में आप मेजर कर रहे हो. कौन से मतलब SI में हो, CGS में हो. क्योंकि अगर आप SI सिस्टम में हो तो Q1 चार्ज इज इन कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर और ये आएगा न्यूटन, राइट? तो वैल्यू ऑफ K विल वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम. तो व्हाट न्यू थिंग यू हैव लर्न्ड कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू भी डिपेंड करेगा कि आप SI सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हो या CGS में कर रहे हो या FPS में कर रहे हो, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. K is constant of proportionality whose value depends on system of units in use. तो कौन से सिस्टम में मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. नंबर 1. यहां तक क्लियर? गुड. तो ये K क्या आता है हम देखेंगे बाद में, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नो व्हाट इज Coulomb's law. व्हाट इज Coulomb's law? Force between two charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. यहाँ पे दो चार्जेस कौन से थे? पॉइंट चार्जेस थे. सो दीज चार्जेस वेर पॉइंट चार्जेस. यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक समझा है तो हमें एक नया फिजिकल पैरामीटर डिफाइन करना है जिसको आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज relative permittivity. So let us define a new physical quantity which is relative permittivity or dielectric constant. तो ये dielectric constant क्या होता है देखते हैं. By the way, जब आपने Coulomb's law define किया, you just said force is proportional to product of charges divided by square of distance between them. Did you specify कि ये चार्जेस रखे कहाँ पे है? एयर में है, वैक्यूम में है, केरोसिन में है, वाटर में है, ग्लास में है, कहाँ है? You said nothing, right? तो उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास जो वो दो चार्जेस थे वो कहाँ पे है, whether they are in air or if they are in water or if they are kept in some other liquid or if they are kept in some kind of fruit juice. तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
या रिलेटिव परमिटिविटी ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। मतलब किसी मीडियम में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी मोर, किसी मीडियम में फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस केप्ट एट द सेम डिस्टेंस विल बी लेस, राइट। तो जो फोर्स है सेम चार्ज है, हमने चार्जेस चेंज नहीं किए, हमने डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ उसी दो चार्जेस को उठा के एयर से वाटर में रख दिया, तो फोर्स बिकम्स लेस, राइट। तो कितना कम हुआ, इट इज गिवन बाय अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को थ्रू आउट साइंस, थ्रू आउट फिजिक्स, जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, अगर इंजीनियरिंग करोगे तो आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे या नहीं भी करोगे, फर्स्ट ईयर में आपको वापस से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। तो एनीवेज इसको हमेशा स्मॉल के से डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, इसलिए मैंने बोला ये कैपिटल के है। दिस कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस स्मॉल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट it is denoted by epsilon suffix r। ये e नहीं है, this symbol is called as epsilon, this is not e, this is epsilon। okay, so इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले मैं डेरिवेशन कर लूंगा एंड देन वी विल गो थ्रू इट अगेन। तो लेट अस से हमारे पास वही दो चार्जेस थे, charge 1 charge 2, okay, only difference is this time you are keeping these two charges in some medium। आपके पास कोई एक मीडियम है, मान लो this is some medium, जो भी होगा it is some medium। ये दो चार्जेस जो है they are kept in this particular medium। all right, so you have charges Q1 and Q2 which are kept at a distance r in some medium। in this case force between the charges kept in a medium is equal to 1/4 pi epsilon। यहां पे हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k। अब इस केस में k क्या आ गया, 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, right, where 1/4 pi epsilon is k which was constant of proportionality। और ये जो epsilon है यहाँ पे, this epsilon is called as absolute permittivity। तो थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो चार्जेस थे, कहाँ रखे हैं, किसी एक मीडियम में, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मीडियम इज दिस, कुछ भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, राइट। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r square, राइट। सिर्फ यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k था उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, 1/4 pi epsilon। 4 तो पता है कांस्टेंट है, पाई भी पता है आपको कांस्टेंट है, ये इप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। गुड, देन नाउ अगर यही दो चार्जेस, सेम चार्जेस, these two charges, if I keep these two charges in air or vacuum, इन्हीं दो चार्जेस को मैं वैक्यूम में रखता हूं, तो force between them, force between charges in vacuum is given by 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, right। वही दो चार्जेस थे, डिस्टेंस भी वही था, सिर्फ इस बार हमने उसको वैक्यूम में रखा है, तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon के आगे सिर्फ 0 लगाया है, q1 q2 by r square। जैसे आपने यहाँ पे epsilon को बोला था एब्सोल्यूट परमिटिविटी,
यहाँ पे आप इसको बोलोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज वैक्यूम इज फ्री स्पेस। वैक्यूम मतलब क्या होता है? देयर इज नथिंग, इसलिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हो या इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? जब आपने मीडियम में रखा तो फोर्स का इक्वेशन वही आया, सिर्फ एप्सिलॉन व्हिच इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जब आपने उसी दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा तो यू हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r², मतलब सिर्फ एप्सिलॉन चेंज हुआ है, एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन 0 लिखा है, इसको आप बोलते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? What will you get? So if you divide these two equations, so what happens is, क्या है इक्वेशन 2 में? F वैक्यूम, यहाँ पे क्या है? F मीडियम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r²। This is 1/4 pi epsilon q1 q2 by r²। 4 pi गया, q1 q2 r² कैंसल्ड आउट, 1/epsilon 0 अपॉन 1/epsilon। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यस यू कैन से फोर्स इन वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, करेक्ट? ये जो रेशो आया है इसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप पहले यहां तक समझ लो, फिर ये क्या करता है ये बाद में पता लगेगा। तो व्हाट यू डिड वाज, हमें एक कांस्टेंट डिफाइन करना है जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोला है। क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि हमें यह पता करना है, हमारे पास दो चार्जेस थे जो फिक्स डिस्टेंस पे है, अगर हमने उसको वैक्यूम में रखा या फिर हमने उसको किसी और मीडियम में रखा तो फोर्स चेंज होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यस होगा। तो कितने से होगा? वैक्यूम में ज्यादा होगा या मीडियम में ज्यादा होगा, ये हमको पता करना है। और टू नो दिस हमने बोला चलो अभी फाइंड करना ही है, तो लेट अस यूज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इन मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 by r²। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज 1/4 pi एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन वाज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फिर हमने उसी दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा, यू गेट 1/4 pi एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r²। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस होता है इसके लिए। फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपने डिवाइड कर दिया और व्हाट यू सी इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इसी रेशो को आपने बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक क्लियर? गुड। इसके आगे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। लिखना क्या है? थोड़ा थोड़ा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करते जाना है, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग लेवल, बट प्रॉब्लम इज व्हेन इट कम्स टू राइटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इनफैक्ट अगर आपको समझाए तो दैट इज वेरी इजी। स्टार्ट कहां से करोगे? लेट q1 and q2 be the 2-point charges separated by a distance r, separated by a distance r. Let the charges be placed in some medium
इन सम मटेरियल मीडियम, क्योंकि सिर्फ मीडियम बोला तो एयर भी हो सकता है फिर, इसलिए इन सम मटेरियल मीडियम, इन सम मटेरियल मीडियम, therefore force between them is given by, force between them in material medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r square, equation 1. फिर स्पेसिफाई कर देना कि ये एप्सिलॉन क्या है, वेल एप्सिलॉन इज absolute permittivity. Very good, absolute permittivity. Okay, then now let these charges be placed in vacuum at the same separation, same distance. Therefore, force between them is given by, force between them when placed in vacuum is 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, equation number 2, where epsilon 0 is nothing but permittivity of free space or vacuum, right? Dividing equation 2 by 1, we get इक्वेशन 2 था F वैक्यूम, इक्वेशन 1 था F मीडियम, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square, ओके, अपॉन 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, epsilon 0. Oh, very good, awake, awakened minds, good, राइट मैं बीच बीच में से क्रॉस चेक करता रहूंगा कौन कितना नींद में है, सो आई वुड वांट टू नो. तो कैंसल 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 कैंसल, so therefore you have F vacuum by F medium equal to epsilon upon epsilon 0, right? नहीं करेक्ट है, ये करेक्ट है क्योंकि 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, दैट इज राइट, ओके, दिस इज राइट. सो दिस रेशियो is nothing but relative permittivity or dielectric constant. Remember this K is small k. Good, right? तो अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर दो, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 relative permittivity or dielectric constant can be defined as, dielectric constant of course K, dielectric constant K can be defined as, ये आपका एप्सिलॉन आर था तो उसको लिखते जाओ साथ में, बिकॉज लेटर ऑन आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नोटेशन. दिस इज एप्सिलॉन आर, ओके, कैन बी डिफाइंड एज, नंबर 1 दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो. एक, इट इज द रेशियो ऑफ absolute permittivity
to that of permittivity of free space, or it is the ratio of force between the two charges when kept in vacuum to that of force between the same charges kept at the same separation when they are placed in a medium. Okay, so number one, it is the ratio of, it is defined as the ratio of absolute permittivity to that of permittivity of free space, permittivity of free space. Number two, the ratio of force between two charges in vacuum to that of force between the same, ये word important है, between the same charges kept at same separation or same distance, kept at same distance inside a medium. So this is how you can define dielectric constant or absolute relative permittivity. Correct? Now, of course, from definition, you can see force upon force, no unit, dimensionless. Okay? Epsilon upon epsilon, dimensionless. तो आप बोल सकते हो since it is कौन dielectric constant and relative permittivity. So since epsilon r and k, or k, you can say that, and k or k is the same thing, or k is the ratio of same physical quantity, it is dimensionless, और dimensionless मतलब no units. यहां तक clear? Are we good? Any doubts so far? Okay. Okay, so let us now do some detailed analysis of how force changes when it is kept in a medium. तो आपको पता है, we know that, when I say we know, मतलब all of us know, we know that force between two charges kept in a material medium, in a material medium is given by, अभी अभी हमने देखा कि force between two charges in a medium is given by 1/4 pi epsilon, not epsilon 0, epsilon q1 q2 by r square. Okay, let us say equation number 4. Also, we just have defined relative permittivity या फिर dielectric constant as epsilon upon epsilon 0. Therefore, from here, what you can say is epsilon is equal to k times of epsilon 0, या फिर मोस्टली इसको लिखते हैं epsilon 0 k, एक ही बात है. So it is epsilon 0 into k, right? मतलब permittivity of free space into dielectric constant of medium will give you
absolute permittivity of the medium. Okay, equation number 5. Substitute 5 in equation number 4. You will get F medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे epsilon 0 k, या तो epsilon 0 epsilon r. I better prefer to denote it by k. Okay, q1 q2 by r square. Therefore you can write this as, मैं काम करता हूं, मैं इस k को अलग करता हूं और बाकी सबको मैं अलग से लिखता हूं. Do you remember what is this inside bracket? 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Force between the charges when kept in vacuum. Therefore, मतलब of course हमने यहीं पे प्रूव कर दिया था, वो यहीं पे कर दिया था. F मीडियम को वहां शिफ्ट करो और K को यहां शिफ्ट करो. तो what do you see is force in medium is force in vacuum by K, right? Correct. By K है, multiply by K है क्या? No, divided by K है. मतलब force in medium is less than force in vacuum. मतलब keeping the two charges inside medium reduces the force between them. Example. For example, for water, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, वैसे ही वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80. Okay, therefore force between charges when placed in water will be force between them in vacuum by 80. It means that force between charges reduces by 1 by 80th, okay, when placed in water. Therefore you can say that keeping the charges in a medium reduces the force between them by a factor of how much? 1 by dielectric constant K. Clear, right? So now you will understand K मतलब epsilon r, मतलब relative permittivity. So you can say loosely, exact definition हम बाद में देखेंगे, but you can say loosely, relative permittivity tells you how strongly electric force can penetrate in a medium. वैक्यूम में ज्यादा स्ट्रांग होगा, वाटर में कम होगा, कोई और मीडियम होगा तो उसमें अलग होगा. तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टेल्स यू हाउ स्ट्रांगली, मतलब हाउ द मीडियम अलाउज द चार्जेस टू इंटरैक्ट. इसलिए इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिशन बाय द मीडियम टू द फोर्सेस टू interact, to exert force on each other, right? Okay, so that's it for today. We'll stop here and we'll continue in the next session.